खेत की जुताई कराते हैं, कितनी गहरी जुताई होती है? 4 इंच। और कोई बताइए? 2 से 3 इंच के आसपास जुताई होती है। 2 से 3 इंच। और कोई युवक लोग बताओ? कितना हकीकत यही है कि हम जो खेत की जुताई करते हैं ना, वो 6 सेंटीमीटर, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यानी जो आपने कहा ना 2 से 3 इंच, उतनी ही गहराई में हमारी जो ये जुताई है वो आज से नहीं, पिछले 50 साल से होता है। जब से हम खेती करते हैं तब से यही हो रहा है। लेकिन फिर भी पहले मिट्टी का जल धारण क्षमता अधिक क्यों था? फर्टिलाइजर का उपयोग कम था। फर्टिलाइजर का उपयोग कम था। चलिए और बताइए। कीटनाशक कम लगता था। और बताइए। वृक्ष बहुत ज़्यादा था, इसलिए पानी अच्छा होता था। क्या होता है? वृक्ष बहुत था। बीज पेड़ पौधा वृक्ष। अच्छा। हाँ, और अभी वो सब कटाई हो गई है। कटाई हो गई। और बताइए। थोड़ा करके वर्षा होते रहता था, इसलिए नहीं रहता था। थोड़ा करके होता रहता था। हम बताओ। लेकिन एक मुख्य चीज जो मैं आप लोगों से निकलवाना चाह रहा था वो निकल के नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि बच्चे लोगों ने तो चेहरा देखा ही नहीं, तो बेचारा इक्का दुक्का कहीं कहीं देख लेते हैं कभी। लेकिन पहले जब गांव में बारिश होती थी और सुबह के टाइम आप घर से बाहर निकलते थे तो आपको क्या स्थिति थी? चेहरा जो है तो पूरा बिछा हुआ रहता था। नहीं, पैर रखने के लिए जो है तो जगह नहीं मिलता था, बहुत संभल के पैर रखना पड़ता था। क्या बाबा सही बात है कि नहीं? और वो जो चेहरा था उसको प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता था। प्राकृतिक हलवाहा क्यों कहा जाता था? मिट्टी को चाल जो है वो भोजन करता है, वो मिट्टी, और वो मिट्टी जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक चेहरा एक दिन में कम से कम 24 बार 1 फीट नीचे अंदर जाता था और 1 फीट ऊपर फिर निकलता था, फिर अंदर जाता था, फिर निकलता था। तो एक जितना अधिक चेहरा आपके खेत में होता था उतना ही आपके उस खेत में 1 फीट गहराई तक अधिक से अधिक छिद्र होता था। और वो जो छिद्र होता था उस छिद्र के माध्यम से चाहे हवा हो चाहे पानी हो वो 1 फीट नीचे तक पहुंचता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? मार थाई में धान का समय आएगा, पता चला उसमें जो है तना छेदक लग गया, उसमें जो है मीली बग लग गया। किसान हमको फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, अगर हम बताएंगे कि ये दवा स्प्रे कर दीजिए, अरे सर ये स्प्रे वाला बात सर मत कहिए सर, बड़ा लेबर लगता है, बड़ा मेहनत करता है। ऐसा कोई बताइए कि खेत में छिटा जाए। अब जो छिटा जाए आराम से तो पता चला आपके खेत में जितना भी मित्र कीट था, और उस मित्र कीट में कौन कौन था? केकड़ा है ना, सांप है। जब आप थाइमेट वगैरह डालते हैं तो कई बार आप देखते होइए कि सांप जो है मर के इधर उधर तैरता रहता है। ये सब खत्म हो गया या खत्म होने के कगार पे है। केचुआ तो खत्म हो ही है। अब सरकार ने योजना बनाया कि भाई किसानों के खेत में किसी तरह से केचुआ फिर से पहुँचे। 2009 से मैं औरंगाबाद जिला में, मेरी निगाहों के सामने में कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार किसानों ने किसी न किसी रूप में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अनुदान प्राप्त किया।
पीट बनाने के लिए किया हो, चाहे वो प्लास्टिक वाला जो पीट आता था बाद में बना बनाया वो उपलब्ध कराया गया हो, लेकिन हम लोगों ने उसका क्या किया, अनुदान लेने के लिए पीट बना दिए। अनुदान अकाउंट में आया या अनुदान का पैसा मिला, कुछ हम लोग जैसे जो पदाधिकारी आपके बीच आते थे कुछ उनको खिला दिए, सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ इनका पीट बन गया है, और उसके बाद उस ईंट को ले जाके घर में बिछा, यानी केचुआ का पीट। हम उसके महत्व को समझे ही नहीं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और उसके महत्व को नहीं समझने के पीछे जो मुख्य कारण था वो कारण यही था कि हम उस चेरा के महत्व को नहीं समझे कि वो चेरा हमारे लिए कितना उपयोगी है। और ऊपर से ये एक आ गया मशीन रोटावेटर। अब रोटावेटर जुताई का यंत्र नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वही सबसे बढ़िया जूता। हम तो देख रहे हैं कि इधर बहुत लोग कदई भी रोटावेटर से कर रहे हैं, क्योंकि वो आधा पौन इंची 1 इंची ज़मीन को जो है सो एकदम समतल कर देता है, भुरभुरा कर देता है, महीन कर देता है। तो हमको लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया हो, खेत बड़ा बढ़िया हो गया, एकदम काट दिल के। अब वो तो काटा है आधा इंची 1 इंची, और जो भी खरपतवार है वो तो नीचे है ही, और जो उसका जो प्रेशर है जो ऊपर वाला वो ढक्कनवा जो होता है वो और उसको कंपैक्ट और दबा के जो है सो एकदम टाइट करता जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी का जल धारण क्षमता उस साल से जो चीज बंजर हो गया, तो उसके नीचे कितना पानी जाएगा, मिट्टी कितना पानी ग्रहण कर पाएगी। परिणाम क्या हो रहा है, आज पटाए अगर 2 दिन धूप कर दिया जमीन में क्रैक आना, क्योंकि अगर नीचे तक नमी पहुंचे तब ना वो नीचे वाला नमी ऊपर तक आएगा। गर्मी जो वो भाप बन के जो उड़ेगा तो ऊपर की तरफ ही तो आएगा, नीचे की तरफ तो भाप बन के जाएगा नहीं, तो नीचे तो नमी हमारी जा ही नहीं। परिणाम क्या हुआ, हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती चली गई। दूसरा क्या होता था, पहले घर घर में 4, 5, 10 बैल हुआ करता था, गाय होती थी, भैंस होता था, और उसका जो गोआ होता था, जो गोबर इकट्ठा होता था, वो हम लोग क्या करते थे, खेतों में डाल देते। नेचुरल जब खेत में हम डाल रहे थे उस चीज़ को, फसल अवशेष हो या घर का जो झाड़ू पोछा मारते हैं, ये राख, पहले चूल्हा पर खाना बनता था, वो जो राख है उसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खेतों में पहुंचता था। तो गोबर के माध्यम से, जो रोज हम झाड़ू बुहारू लगाते थे उसके माध्यम से, हमारे घरों में जो चूल्हा जलता था उसमें जो लकड़ी जलता था उसके माध्यम से। लेकिन वो भी जिनके पास थोड़ा बहुत है वो कंडा पात के या तो जलावन के काम में ले आए या उसको दुकानदारों को बेच दिए, जहाँ कहीं हुआ बेच दिए। मजबूरी भी ये कह रहे हैं मजबूरी भी है, मैं मान रहा हूँ कि वो मजबूरी है, लेकिन जब ये ज़मीन स्वस्थ नहीं रहेगी, जब भी सरकार के पदाधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने जब भी रिकमेंडेशन दिया केमिकल फर्टिलाइजर, उस समय में वो ये कहते थे कि आधी मात्रा जो है आप कंपोस्ट के माध्यम से दीजिए, यानी सड़ी हुई गोबर के माध्यम से दीजिए, जो भी आपका फसल अवशेष चल रहा है उसके माध्यम से दीजिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो टेलर से या टायर गाड़ी से उस ज़माने में गोबर जो खेत तक पहुंचता था तो जगह जगह थोड़ा थोड़ा गिरा दिया, बाद में टोकरी में ले लेके उसको खेत में पूरा कर दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, गोबर डालना तो बंद कर दिया। हमारे लिए सबसे आसान काम क्या हो गया, रासायनिक उर्वरक। और वो रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया। संतुलित उर्वरक का प्रयोग हम लोगों ने बंद कर दिया। 22 फीट वाटर लेवल नीचे गया है गया में, सबसे ज़्यादा 22 फीट।
अभी 24 आप बता रहे थे ना, 22 फीट नीचे चला गया है गया में वाटर टेबल, और सेकंड पोजीशन पर आपका औरंगाबाद, सेकंड पोजीशन पे आपका औरंगाबाद ही है। आज स्थिति ये है कि अधिकतर गांवों में वाटर जो हैंड पाइप वगैरह था ना, बंद हो गया है। समरसीवर जो है तो बंद हो गया है, जो है वो पानी बहुत कम दे रहा है, जो आधा हो गया है सीधा। एक खेत पटाने में मेरा अभी मैं अपने फार्म की बता रहा हूँ, एक प्लॉट मेरा 1 बीघा था, उसको पटाने में 36 घंटा लगा। 36 घंटा लगा है एक खेत को पटाने में, रोपा के लिए। आगे जो बचाना है, अगर ये हाल रहा तो कहाँ तक बचा पाएंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि नदी में भी पानी होगी तभी तो डीजल इंजन चलेगा। तो अब आखिर ये जो परिस्थिति आ रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, अनुमान है कि 2050 आते आते जो ये टेम्परेचर है, पहले तो जो आंकड़ा आया था वो आया था करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट आया है वो आया है कि 4 से 6 डिग्री बढ़ेगा। 2.5 डिग्री सेल्सियस का प्रभाव ये है कि धान के उत्पादन में करीब 32 से लेके 41% की कमी आई, और गेहूं के केस में लगभग 52% की कमी आएगी। ये तब था जब हमारा टेम्परेचर में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना थी। और अगर वो 4 डिग्री पे पहुंच गया तब हालत का होगा। फिर सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ट्रैक्टर के चक्का जरे लगेगा का। भी दिमाग है ना। अब माटी के अब प्रश्न ये है कि इस तरह से जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हम लोगों को अपनी कृषि के प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना होगा कि नहीं लाना होगा। आप इस साल का गेहूं का उत्पादन देख लीजिए, आप अपने ही खेत में आप लोग मूल्यांकन कीजिएगा, और पिछले साल जो गेहूं का उत्पादन हुआ था उसका जरा सा कभी जोड़ घटाव किए हैं? हाँ, कम ही आया। पिछले साल गेहूं का उत्पादन कैसा था? अच्छा था। किसान को एवरेज 32, 34, 35 कुंटल हेक्टेयर में, यानी कि 7-8 कुंटल बीघा में हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? 2021 में। इस साल 2022 में कितना हुआ है? आधा हो गया। क्यों हुआ? उसका एकमात्र कारण ये था कि 2021 में आपको फरवरी मार्च में भी बारिश लगातार होती है। टेम्परेचर जो इस साल 15 फरवरी को आया, वो टेम्परेचर पिछले साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो अप्रैल में आया था, जो इस साल 15 फरवरी को आ गया। नहीं आ गया। तो ये टेम्परेचर जो बता रहे थे, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर रहे थे हमारे चौबे जी, ये वही ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो कि हमारे उत्पादन को प्रभावित है। बाकी लागत सब आपने एक समान किया, जो भी करना था, जो शस्त्र क्रियाएं थी, वो सारा चीज आप लोगों ने एक तरफ से किया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका निदान क्या है। इस साल आपके गांव में कोई आदमी है जिसने कि 1-2 नवंबर को गेहूं लगाया हो? आपके गांव में कोई है क्या? 1, 2, 3 नवंबर को गेहूं लगाया इस साल, उसका उत्पादन हेक्टेयर में 50 कुंटल से अधिक रहा। 50, 51, 52, 56 कुंटल तक लोगों ने उत्पादन। लेकिन जिस किसी ने दिसंबर के अंत में लगाया है,
तो उसका उत्पादन 13, 14, 16 कुंटल से अधिक नहीं गया है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा। आप लोगों का कहे कि आप लोग जमीन पे करते हैं, मैं तो बताता हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ महसूस किया है कि नहीं किया है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर हम नवंबर के शुरू में गेहूं कैसे लगाएं। नवंबर में जो शुरू में जो लगा दिया 1 नवंबर को, देखिए गेहूं लगाने का जनरली आप लोग क्या कहते हैं, पुरानी जो अवधारणा थी वो ये कहते थी कि सुबह में जब मुंह से भाप आने लगे तो समझिए गेहूं लगाने का टाइम आ गया। यही थी ना अवधारणा। लेकिन अब वो भाप आ कब रहा है? नवंबर में नहीं आता है, दिसंबर में जाके आता है 10-12। अरे कभी कभी आइयो न रहा है, 1-2 दिन आया तो आया, न हो गया। जी जी, यहाँ उल्टा लोग कहता है। हाँ, आप बोल रहे हैं 15-20 दिन पहले, और यहाँ 20 दिन पाछे कहता है लोग। नहीं तो बोलना चाहिए नहीं, यही चीज़ हम अपनी बात को बता रहे हैं। अब जो टेम्परेचर का जो पोजीशन हुआ है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, गेहूं का उत्पादन आपका कम क्यों होता है? क्या क्या कारण है उसका? कारण नंबर 1, समय से बुआई नहीं। कारण नंबर 2, पहली सिंचाई 20-21 दिन पे नहीं करना। तीसरा कारण, पानी जो पटवन करना तो पता चला कि खेत को डुबा देना। चौथा कारण, संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग नहीं करना। पांचवा कारण, खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर नहीं करना। छठा कारण, जब ब्लास्ट का समय आता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, दूध के स्टेज में हमारा गेहूं होता है, पछुआ हवा चलने लगती है, उस समय में खेत का नमी नहीं होना। यही 6 कारण है जिसके कारण आपका गेहूं में उत्पादन कम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमको गेहूं का सही उत्पादन लेना है तो हमको करीब करीब 15 से 20 दिन पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि साहब हम लोगों का तो खेते नहीं खाली होता है, तो हम शिफ्ट कैसे करें? क्या प्रश्न है कि ये जो समस्या है इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका समाधान आखिर कौन निकालेगा? चुनाव करके धान आप लोग एकदम सही पॉइंट पे पहुंचे। हम यही इसी पॉइंट पे लाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कौन किसान, आप में से कोई हाथ उठाइएगा जो कार्य योजना बनाता है खेती का। हम कार्य योजना बना करके चले। अब कार्य योजना में आप क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो मैंने धान का चुनाव किया। धान का प्रजाति का? जी, धान प्रजाति का चुनाव। वेरी गुड। और नहीं, वो जो प्रजाति का चुनाव किए वो कैसे, किस आधार पर किए? जैसे यदि हमारी धान आगे उग गई, आगे उपज गई और कहीं इंद्रदेव खुश रहे तो उसको काटे छाटे में भी परेशानी हुआ और काम डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद यदि हम पछाती फसल लगाए, यदि बारिश कम हुई तो भी उसमें किल्लत है, तो अगला फसल के भी समय मार खाएगा। इसलिए हम मिड डे के चुनाव करके हम मिड डे धान लगाए हैं। कम से कम 15 साल तो जरूर हो गया। चलिए ठीक है, कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हमेशा किसानों का वर्ष कब से शुरू होता है? वही जो धान की खेती करते हैं वहीं से शुरू होता है। लेकिन जो खेत की के लिए धान की जो प्रजाति का आप चयन करते हैं, वो चयन आपको करना चाहिए रबी की फसल को देखते हुए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मसूर आपको लगाना है किसी खेत में, तो मसूर कब लगना चाहिए? 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में लग जाए। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये रेंज है। लेकिन जब आप 15 और 20 अक्टूबर को जब जो मसूर लगाइएगा, वो उत्पादन 15 नवंबर वाला नहीं
देगा। नहीं देगा। अब हमको ये देखना है कि खरीफ में उस खेत में हम धान की कौन सी प्रजाति लगाएं कि हमारा खेत 15 अक्टूबर तक खाली हो जाए। खाली तो हो जाए, फसल लगे, लेकिन यहाँ के मिट्टी के अनुसार भी तो चयन करना है धान के। निश्चित रूप में। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल दूसरा है कि आपने एक धान की प्रजाति, आप कोई आदमी है जो मंसूरिया ले रहे हैं, अब मंसूरिया का बिचड़ा आप लोगों ने डाल दिया है, 30 दिन 32 दिन 35 दिन हो गया, बारिश हो नहीं रही है, तो वो तो खेत में ट्रांसप्लांट नहीं होगा, नहीं लग रहा है ना। अब आप क्या कीजिएगा, अंत में हाथ दाव से करके 20 दिन 15 दिन लेट में हम उसी को लगाएंगे। परिणाम क्या होगा, बाली जो कंसी जो फेंकेगा ना उसमें बाली आपका आएगा। लेकिन उसके 26 अक्टूबर को लगाया था, वो 25.7 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड आया। कितना आया था? 25.75 कुंटल यील्ड आया था हमको, जो हम 26 अक्टूबर को लगाया। पूरा ना हो, चाहे वो दवा डालना हो, चाहे आप हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं, सब में खर्च आपका बढ़ जाएगा, तो आपका उत्पादन लागत जो है सो बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है, धान के केस में खास तौर से हमारे अधिकतर किसान भाई जो हैं धान लगाने के बाद डीएपी और पोटाश का प्रयोग करते हैं। जो है ना आपका रोपना जो है, रोपना हो या रोपनी हो, वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के ये नया टेक्नोलॉजी आप लोगों को दे दिया है। आप कभी भी अपने घर में गौर किए कि अगर कहीं पे आपका यूरिया गिर जाता है, 2 घंटा बाद आप जाइएगा तो वहाँ पर यूरिया मिलता है, खत्म हो जाता है। वहाँ पे गीला टाइप का दिखेगा, यूरिया खत्म हो जाता है। अगर कहीं पे डीएपी गिर जाता है तो क्या होता है, पसीज जाता है लेकिन परा रहता है। पोटाश कहीं पे गिर जाता है तो क्या होता है, रंग बदरंग हो जाएगा लेकिन वो दाना वैसे ही परा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फास्फेट और पोटाश जो है वो स्थिर तत्व है। स्थिर तत्व से मतलब ये है कि वो मिट्टी में जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। जड़ अगर वहाँ तक पहुँच गया और आपके खेत में जो जीवांश पदार्थ है वो उसको इस लायक बना देता है कि आपका पौधा ले। लेकिन रोपा के बाद जब हम खेत में ऊपर से डालते हैं तो वो मिट्टी के इस सतह पे है और जड़ कहाँ है, तो ये जड़ कभी भोजन लेने के लिए ऊपर की तरफ आता है क्या किसी पौधे की? वो जब भी जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। तो आप डीएपी पोटाश ऊपर डाले हुए हैं और जड़ नीचे बढ़ रहा है, तो आपके पौधों को वो पोटाश और डीएपी मिलेगा क्या? कुछ मात्रा में मिल जाता है। कुछ मात्रा में क्यों मिल जाता है? क्योंकि जब आप खेत में निकावन करवाते हैं तो उसके पैर से दब के जो नीचे चला गया वो तो आपके पौधे को मिल गया। आप लोग गौर करते हैं ना, निकावन केवल करा दीजिए, यूरिया नहीं भी डालिए तो पौधा का शकल सूरत बदलता है ना, आता है ना। तो क्यों आता है? कि जो पैर से जो आप दबाए, हमारे कई सारे किसान भाई जो हैं कहते हैं सर 21 दिन में निकावन करावे कि कहाँ, वो तो घास पकड़ में ही ना आवे, कहते हैं ना आप लोग। घास तो पकड़ में ही नहीं आता है सर, तो निकावन कराने से फिर क्या फायदा हुआ? उस समय जो हम निकावन कराते हैं तो उसका उद्देश्य हमारा केवल निकावन नहीं होता है। पहला निकावन हम लोग कहते हैं कि 18 से 20 दिन 21 दिन तक जरूर करवाएं। क्यों? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम जो खेत में कदई करते हैं वो मिट्टी पानी में घुलता है तो वो मिट्टी फिर बैठता है ना, बैठता है कि नहीं बैठता है? जब खेत सूखता है तो पपड़ी ऊपर से उखड़ता है, देखें
और हमारे धान का खेत है, उसमें तो पानी लगा हुआ ही है, नमी बनी हुई है। तो वो जो लेयर होता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अब वो जो लेयर बन गया वो वायुमंडल से हवा को नीचे की तरफ जाने ही नहीं देता है। और नीचे जो जड़ जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वो विषैली गैस होती है। वो अगर जड़ में रुकी हुई रह जाए तो वो जड़ का विकास नहीं होने देता है, पौधे का विकास नहीं होने देता है। तो जब आप पहला निकावन 18 से 21 दिन में करवाते हैं तो जब लेबर आपके खेत में जाता है वो केवल अगर पौधे को थोड़ा सा हाथ से ये कर देता है तो उसमें से बुलबुला निकलता है। वो बुलबुला क्या है? वो बुलबुला वही जहरीली गैस है जो पौधे को विकसित नहीं करने देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको फैलने नहीं देता है। और जब आप पैर से अंदर मारते हैं ना, पैर जब जाता है अंदर तो जो हवा है वो हमारे उस पानी में पैर से दब के ये ऑक्सीजन जो है वो उसके जड़ तक पहुंचने का रास्ता जो है वो साफ होता है, जो लेयर बना। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस जो लेयर बना है उस लेयर को तोड़ना है और जो छोटा मोटा घास है उसको दबा देना है उसी में, जिससे कि उस सर के हरा खाद के रूप में आपके काम आ जाए। तो जो थोड़ा बड़ा है वो हाथ में पकड़ के निकाल देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब 40 दिन का हो जाता है तब खेत में निकौनी गिराते हैं, बड़ा जंगल है और पता चला कि कट्ठा में एगो लेबर लग रहा है। और ये जो 40 दिन तक जो आपके खेत में वो जंगल रहा, आप एक धान का पौधा उखाड़ के देखिए और एक उस जंगल के पौधा को उखाड़ के, आपके धान का जो रूट होगा ना, जड़ होता है ना, उससे कम 2 गुना अधिक जरूर उस जंगल का जड़ होता है। अब वो जो जंगल जो था जो 2 गुना हो गया, तो आपने जो खाद डाला भी था अंदर या मिट्टी में जो उपलब्ध था वो खाया कौन? वो जंगल। जो डीएपी आपने और पोटास बाद में दिया था रोपा करने के बाद, वो 40 दिन बाद नीचे पहुंचा तो 42 दिन बाद ना पौधा को मिलेगा। अब उसको मेन जो कल्ला निकलने का, एक पुष्ट कल्ला निकलने का टाइम था, उस पीरियड को तो आपने बर्बाद कर दिया। उस समय में उसको न तो फास्फेट मिला न पोटास मिला। रूट का विकास कौन करता है? नाइट्रोजन जो है, जो यूरिया आप डालते हैं, उसका केवल 2 ही काम है, पौधा को खूब हरियर कचकच रखना और पौधा को बढ़ाना। ही मजबूत होगा, ताकतवर होगा। पोटास का काम होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना, करापन लाना, पौधे में आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, पौधों में बीमारियों से, कीटों से लड़ने के लिए ताकत देना, दाना को चमकदार बनाना। इसलिए कहा जाता है कि यूरिया का इफेक्ट खेत में दिखता है। धान खूब हरियर, पूरा जवार में हमरा से परिया धान के कुल हरियर कचकच है, भर सीना के धान हो गए। अरे वो भर सीना का धान जो हो गया तो बाकी भी तो पोषक तत्व खाया, और बाकी जो पोषक तत्व जो बाली निकलने के लिए जिम्मेवार था वो सब तो खा गया वो। तो फिर पता चला कि बाली सही नहीं निकला, दाना छोटा हो गया, फाइनली जो है तो वजन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया। फास्फेट का प्रभाव दिखता है खलिहान में, क्योंकि फास्फेट अधिक होगा तो जड़ का विकास अधिक होगा, जड़ का विकास अधिक होगा तो फंसी अधिक मारेगा, तो बोझा अधिक पूरेगा। तो बोझा जब गिनती करेगा इतना खलिहान में इतना बोझा बेच, लेकिन जब उसका दमाही होता है तो दुकानदार जब आपके धान को देखता है तो चमक है ये नहीं, 50 रुपया रेट का, जिसका चमकदार है 50 रुपया रेट बढ़ जाता है। तो परिणाम क्या हुआ? तो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। और वो जो ये जो रोपना जो आया ना, क्योंकि वो एक धान लगाया, पहले हम लोग 10-10 लगाते थे,
सब कुछ ठीक है। अब ये दरी है, अभी आप लोग 20, 25, 30 लोग बैठे हैं तो आराम से बैठे हैं ना, कभी पैर फैला लेते हैं, कभी हाथ पीछे किए हुए हैं। अगर इसी दरी पर हम 100 आदमी को बैठा दें तो क्या होगा? पैर हिलेगा क्या? अभी जैसे बैठे हुए हैं भाई साहब वैसे बैठेंगे क्या? अगर 100 आदमी के बैठा दिए जब ऐसे बैठे रहिएगा तो कितना देर बैठे रहिएगा? तो पौधों को भी उसी हिसाब से हर चीज़ वो हमको ज़रूरत होता है, वही चीज़ हमारे पौधों को भी आवश्यकता होती है। और इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक तो समय को पकड़ें। अगर ये नहीं कि हमने मंसूरिया का बिचरा डाल दिया, वो 50 दिन का होगा तब मंसूरिया लगाएंगे। आप बाज़ार में जाइए, हाइब्रिड खरीद के ले आइए, 115-20 दिन की वेराइटी। कम से कम यहाँ पर यही होगा ना, 10 किलो खरीदिएगा तो 2000 रुपया का खर्चा हुआ। लेकिन आप ये जो लगा लीजिएगा तो एक तो उत्पादन कम हो जाएगा और दूसरा जो है आपका अगला फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगा।